हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें जो है हम हिंदी का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आपका हिंदी का अति लघु का लघु का जो है पार्ट 2 है। ठीक है, किसका है? आपका अति लघु लघु उत्तरी प्रश्न का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में 30 क्वेश्चंस किए हैं। आज जो है हम अगले क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने जो है क्लासेस नहीं की हैं तो आप चैनल पे जाके जो है प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी वीडियो सेकेंड सेमेस्टर की जो सीरीज चलाई जा रही है, आपको वहां से सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगी। इंग्लिश और मैथ में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो इंग्लिश और मैथ का जो है पेपर भी आपको सॉल्व कराया गया है, प्लस ऑब्जेक्टिव और अति लघु क्वेश्चन सारे के सारे कराए हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी व्याख्या के साथ। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम हिंदी का एक क्लास चल रहा है आपका, जो कि सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं एग्जाम को देखते हुए। तो ये आपका हिंदी का लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, सस्वर और मौन वाचक में क्या अंतर है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है, 2016 में आया है कि सस्वर और मौन वाचक में क्या अंतर होता है। तो पहले तो देखते हैं कि वाचन जो है वो दो रूप है, मतलब मुख्यतः दो रूप होते हैं। ठीक है, लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को सस्वर वाचन कहा जाता है, एवं ध्वनि रहित वाचन को मौन वाचन कहते हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, जैसे ये आपका लिखा गया है, तो मैं जो आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, यानी जो तेज तेज बोल रही हूँ, इसको बोलते हैं सस्वर वाचन। ठीक, अगर यही जो चीज लिखा है उसको मैं मन में बोलती और आपको नहीं सुनाई देता, तो वो आपका क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा, सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे बालकों द्वारा एक एक करके लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ करना। दूसरे प्रकार से क्या हो सकता है कि जिसमें बहुत से बालक किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े अथवा बोले, जैसे राष्ट्रगान को बालकों द्वारा एक साथ मिलकर बोलना। देखिए, जो आपका सस्वर वाचन होता है वह दो तरह का होता है। एक में क्या होता है कि एक एक बच्चा किसी चीज को अलग अलग पढ़ता है, और एक क्या होता है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कोई, आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक है, तो एक बच्चा खड़ा होकर क्या करता है, उसको पढ़ता है, फिर दूसरा पढ़ता है, फिर जब तीसरे के बाद चौथा पढ़ता है, तो ये आपका क्या है, अकेले पढ़ता है। उसके बाद जैसे आपका जब प्रेयर वगैरह होता है, प्रार्थना होता है, तो बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो वो क्या होता है, एक साथ जो बोलते हैं, तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पहले प्रकार के वाचन को क्या कहा जाता है, आपका इंडिविजुअल, जिसमें एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पढ़ता है, वो इंडिविजुअल कहलाता है। तथा दूसरे प्रकार के वाचन को सामूहिक कहा जाता है, मतलब कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें सब एक साथ पढ़ते हैं। तो जो आपका सस्वर और मौन वाचन में अंतर समझ में आ गया। जो चीजें लिखी रहती है उनको तेज तेज बोल के पढ़ना आपका सस्वर कहलाता है, और जो मन में हम पढ़ते हैं उसको मौन वाचन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, जब कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, जैसे मर आपका मूल शब्द है, इसके पहले आपका अ उपसर्ग लग गया, तो उपसर्ग लगने के बाद कौन सा शब्द बना आपका? अमर। ठीक, संक्रमण है, ठीक है, ये आपका शब्द है, मूल शब्द, इसके पहले आपका अति उपसर्ग लगा तो क्या बन गया आपका? अतिक्रमण। ठीक है, गुच्छा है, इसके पहले गल उपसर्ग लगा तो क्या हो गया आपका? गल गुच्छा। ठीक, खून है, खून के पहले आपका ना उपसर्ग लगा तो नाखून। ठीक है, कली के पहले पू उपसर्ग लगा तो क्या हो गया आपका? पुतली। समझ में आया? अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, पूछा है आपका क्वेश्चन में, विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, धोनी सफल बल्लेबाज है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपका, ये धोनी क्या है, आपका संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है कि धोनी कैसा बल्लेबाज है, सफल बल्लेबाज है, तो ये क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। मोदी जी कुशल प्रशासक है, इसमें सफल ये है, सफल, और कुशल ये क्या है आपका? विशेषण शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है मौलिक लेखन का महत्व बताइए। मौलिक लेखन क्या होता है? देखिएगा ये लिखा है लेखन, मौलिक लेखन क्या होता है समझिएगा। मौलिक लेखन का तात्पर्य है ऐसा लेखन जिसमें नवीनता तथा मौलिकता हो। लेखन के दो पक्ष होते हैं, एक तो बाह्य पक्ष होता है और दूसरा क्या होता है आपका यांत्रिक पक्ष होता है, ठीक, जिसमें वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि होते हैं। बाह्य पक्ष या यांत्रिक पक्ष, इसमें क्या होता है बाह्य पक्ष में कि वर्ण होते हैं, वर्तनी होते हैं, विराम चिन्ह और वाक्य गठन आदि होते हैं। और जो दूसरा होता है आंतरिक पक्ष, उसमें क्या होता है जिसे मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क तथा चिंतन शक्ति का विकास हो। तो यह कार्य परिवेश में कराया जाना चाहिए। शुरू में ऐसे विषयों पर लेख लिखवाना चाहिए जिसका लिखने वाले का अनुभव हो, ठीक, जैसे देखे गए दृश्य, चित्र, घटना, अनुभूत यात्रा, प्रसंग आदि, ठीक है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक का यह प्रयत्न होना चाहिए कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सके। इससे उसके चिंतन को एक नई दिशा मिलती है। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो हमारे परिचित होते हैं और उन विषयों पर हम बिना अध्ययन किए ही मौलिक रूप से अपने विचार बहुत अच्छी तरीके से प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, तथा उनके संबंध में संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार मौलिक लेखन का छात्रों का अभ्यास कराकर उनकी चिंतन शक्ति को विकास किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा मौलिक लेखन क्या है। अब अगला देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो आपका जो मौखिक अभिव्यक्ति है, उसका क्या क्या साधन है वो देखते हैं। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से साधन है देखते हैं। पहला है आपका चित्र पठन। तो चित्र पठन देखिएगा, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए चित्र पठन का भी प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उनसे उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। जैसे नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं, बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति हेतु कहा जाना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि आपका मौखिक अभिव्यक्ति के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो पहला है आपका चित्र पठन। तो आप किसी चित्र की जो कहानी का कोई चार्ट आता है उसको ले आइए, फिर बच्चों को दीजिए, फिर बच्चे क्या होंगे अपने से उन कहानियों को जो है बताएंगे, तो क्या होगा उनकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं कहानी पाठ, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में इन कहानियों का पठन पाठन कराना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चे की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का भी विकास होता है। अतः कहानी पाठ मौखिक अभिव्यक्ति में वृद्धि करती है। दूसरा है आपका कहानी पाठ। इसमें क्या करिए बच्चों को आप उनसे बोलिए कि आप अपने से कहानी बनाकर लेके आइए। उससे क्या होगा कि बच्चों की जो है जो है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति और जो उनकी कल्पना शक्ति है, रुचि है, कथन शैली है, मस्तिष्क, इन सब का क्या होगा विकास होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या है आपका कविता पाठ। तो कविता पाठ द्वारा बच्चों को उच्चारण, अक्षर अभिव्यक्ति एवं रुचि का ज्ञान होता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को कविता पाठ कराना चाहिए, ठीक है। चौथा है आपका अभिनय। तो अभिनय क्या होता है, बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक भाषा अभिव्यक्ति में भी सुधार होता है, ठीक है। अतः अभिनय भी क्या होता है मौखिक अभिव्यक्ति का एक साधन होता है। अभिनय क्या होता है कि बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाता है और मतलब एक कहानी मान लीजिए या एक कोई नाटक है, तो उनमें जो दो तीन किरदार रहते हैं उन्हीं को वो रोल निभाने के लिए कहते हैं, तो यही आपका अभिनय कहलाता है, ठीक है। अगला है आपका वाद विवाद। तो वाद विवाद में क्या होता है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास वाद विवाद द्वारा भी होता है। बोलने से बच्चे का संकोच समाप्त होता है। इससे बच्चे की वाक पटुता तथा वाक् चातुर्य में भी सुधार होता है, ठीक। तो ये सब आपके हैं मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। तो क्या है आपके चित्र पठन है, कहानी पाठ है, कविता पाठ है, अभिनय है और वाद विवाद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह एवं अय चिन्ह का
प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह देखिएगा, ये होता है आपका चिन्ह है ये। तो जब मन के भावों को यथा शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हाय यह क्या हो गया, अरे क्या तुम आए, छी तुम तो बहुत गंदे व्यक्ति हो, वाह कितना सुंदर कार्य है। तो यह सब क्या है, आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। देखिएगा, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह के अभाव में वाक्य को प्रश्नवाचक नहीं माना जाता है। यानी जो है, अगर प्रश्नवाचक नहीं लगा है तो आपका वो शब्द, वो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं माना जाएगा। ठीक, यह क्या हो गया, जैसे इसके लिए ना, क्या तुम आए, तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक नहीं लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला देखिएगा, योजक चिन्ह। तो ये आपका योजक चिन्ह का है चिन्ह। तो शब्द युग्म एवं तुलना करने वाले शब्दों के साथ आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, रात दिन, आजकल, थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा आदि। ठीक, दूसरा देखिएगा क्या है आपका, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह जो होता है आपका, उद्धरण चिन्ह वो दो प्रकार का होता है। ये जो एक है ये सिंगल, इसको इकहरा बोलते हैं, और ये जो डबल है इसको बोलते हैं दोहरा। ठीक है, तो पहला देखते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द, विशेष व्यक्ति, वस्तु का नाम लिखने हेतु किया जा सकता है। जैसे यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, शिक्षक ने समस्त छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने के लिए कहा। अगला देखिएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह है आपका ये। किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में वैसे का वैसा लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अगला देखिएगा, लाघव चिन्ह क्या होता है, ये देखिएगा। लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित को जो लिखते हैं, प के बाद ये बिंदी लगाते हैं, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक, जैसे प्राइवेट लिमिटेड को प्रा ली लिखते हैं, तो ये ली के बाद जो है, प्रा के बाद ये लाघव चिन्ह है। ठीक, प्रश्न के बाद जो ये प्र के बाद लगा ये लाघव चिन्ह है। डॉक्टर, ये डॉग के बाद जो लगा ये है लाघव चिन्ह। ठीक, टेलीविजन, टीवी, उत्तर ऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जब हम लिखते हैं तो आंख और कागज के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं कितना, कैसे क्या होना चाहिए। तो लिखने पढ़ने के कार्य को अधिक निकटता से करने पर आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जब हम लोग बचपन में लिखते थे तो हमेशा टीचर्स मना करते थे कि आंख, मतलब कि कॉपी के पास बिल्कुल आंख को जो है ले जाके नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए लेखन कार्य करते समय कागज एवं आंखों के मध्य 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। लिखते समय बच्चों को कागज से आंखों को उचित दूरी बनाए रखने के लिए कुर्सी तथा लिखने की मेज का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि उचित दूरी बनाए जाने के लिए क्या करना चाहिए, कि बच्चे को कुर्सी मेज का प्रयोग करना चाहिए। किसी अन्य वस्तु को मेज और स्टूल का रूप दिया जा सकता है। लिखते समय कागज की स्थिति, लिखने का ढंग, लिखाई के प्रकार, कलम पकड़ने का ढंग, बाएं हाथ का उपयोग आदि सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यानी लिखते समय कैसे पकड़ना है हाथ को, सॉरी किस हाथ का प्रयोग करना है, बायां की दायां, किस प्रकार से लिखना है, ठीक, कलम कैसे पकड़नी है। तो लिखते समय इन सब बातों को ध्यान देना आवश्यक होता है। लिखते समय छात्रों को सीधा और संतुलित रहना चाहिए। ठीक है, लिखते समय जांघ सीधी, नीचे का भाग लंब रूप में और पैर फर्श पर टिके होने चाहिए। शुरू में बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखना सिखाना चाहिए। बच्चों को सदैव सीधा लिखना चाहिए। तिरछा लिखने से कंधे की बनावट पर प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, लिखने हेतु सीधी लिखावट सबसे अच्छी लिखावट मानी जाती है, क्योंकि इस लिखावट में बालक का आसन ठीक रहता है और यह लेख अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट व पठनीय है। इस भा इसमें आंखों पर जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि शब्द
दोनों आंखों से समान दूरी पर होती हैं। बालक इस लिखावट को कुर्सी पर सीधा बैठकर एवं कागज को मेज के किनारों के समांतर रखकर लिखता है। लिखते समय यह भी आवश्यक है कि समय समय पर बाएं हाथ से कागज को सीधा किया जाए तथा बाएं हाथ का प्रयोग कागज को ऊपर नीचे खिसकाने और पलटने में करना चाहिए। ये क्या है आपका, किस तरीके से लिखना चाहिए, ये आपकी पूरी जो है कहानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ याद करने और समझाने के लिए कुछ है नहीं, ये सब आप लोगों को पता ही है। बस एक बार आप सुन लेंगे इन चीजों को तो चीजें अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, सामासिक पद किसे कहते हैं? तो देखिएगा, सामासिक पद में दोनों पदों में समास होता है। जिन दो पदों में समास होता है वे सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना जरूरी है। जैसे कि समझिएगा, समास का अर्थ होता है आपका संक्षेप। ठीक, दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना ही क्या है, आपका समास होता है। तो जैसे विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि, ये सब क्या है, आपके समासिक पद हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन वाचन के दो उद्देश्य बताइए। आपका जो मौन वाचन है उसका आपको उद्देश्य बताना है। तो देखिएगा, मौन वाचन बहुत अधिक उपयोगी है। मौन वाचन की आवश्यकता के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसके आधार पर मौन वाचन के उद्देश्य सरलता से निश्चित किए जा सकते हैं। ये उद्देश्य क्या है आपके, छात्रों को अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करना। ठीक है, दूसरा है आपका छात्रों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने के लिए उन्हें प्रेरित करना। ठीक है, अगला है उनकी चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करना। ठीक, अगला है कक्षा में अन्य छात्रों को व्यवधान पहुंचाए बिना अपनी ही क्षमता एवं योग्यता अनुसार छात्रों को पाठ्यांश को समझने के लिए प्रयास करना। ये सब क्या है, आपके मौन वाचन के उद्देश्य है। सिर्फ दो उद्देश्य पूछा है तो मैंने आपको चार उद्देश्य बताया है। चीजों को एक दो बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी का महत्व लिखिए। कहानी क्या होता है, उसका क्या महत्व है, इसको लिखना है। तो समझिएगा, कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक प्रिय विद्या है। ठीक है, विधा है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही कहानी कथन शिक्षा एवं मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन रही है। ठीक है, अतः कहानी कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन। और भारतवर्ष में पौराणिक रूप से कई कहानियां इतिहास में अमर हो गई हैं। जैसे बृहत्कंथा मंजरी, कथा सरित सागर, पंचतंत्र या जो है अन्य ऐतिहासिक पुरुष जैसे महावीर, कौटिल्य, अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त आदि की कहानियां रोचक एवं शिक्षाप्रद रही है। ठीक है, प्राचीन काल में भित्ति चित्र तथा साहित्य इस बात के साक्षी हैं कि भारतवर्ष में वैदिक काल से ही कहानी कथन ही कला विकसित हो चुकी थी, जो क्रमशः विकसित होती चली गई। भाषा के साथ साथ अन्य विषयों में भी इस कला का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक जानने से पूर्व विभिन्न कहानीकारों की परिभाषाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि रायबर्न के अनुसार देखिएगा, कहानी क्या है, प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती है जितनी की कहानी सुनाने की निपुणता। ठीक, तो कहानी के महत्व जो है यही सब सारे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कराया है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से क्या समझते हैं, देख लीजिएगा। जब व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगता है अथवा किसी वस्तु, घटना, विषय अथवा वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण के उद्देश्य देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन छात्रों में उच्चारण का अभ्यास कराकर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना। दूसरा है गद्य तथा पद्य के सभी अर्थों को गति, लय और पूर्ण हाव भाव के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना। ठीक, अगला है आपका
शुद्ध उच्चारण एवं गति का लगातार विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का अभ्यास कराना। ठीक है, ये सब आपके क्या है, उच्चारण के उद्देश्य है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, देख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और दूसरा पद क्रिया विशेषण होता है वह क्या कहलाता है, आपका अव्ययी अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, इसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, दूसरा पद प्रायः जातिवाचक होता है। जैसे भर पेट, ठीक है, पेट भर कर, रातों रात बेशक, ये सब क्या है, आपका अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण के अर्थ और भेद से आप क्या समझते हैं। तो विशेषण का अर्थ है किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने या करने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण के देखिए चार भेद होते हैं। पहला है आपका संख्या बोधक विशेषण, दूसरा है आपका गुण बोधक विशेषण, तीसरा है परिणाम बोधक और चौथा है आपका संकेत बोधक विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाचन का महत्व वगैरह ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, देखिएगा। और क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में उसको करा दिया जाए, ये आपको पढ़ाया ही गया है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था जब क्लासेस चल रही थी। देखिएगा, वाक्य की प्रमुख प्रकार बताइए। तो वाक्य के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, पहला सरल, दूसरा मिश्रित, तीसरा संयुक्त। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की। और मिश्रित वाक्य क्या है, एक मूल वाक्य के साथ एक अथवा अधिक वाक्य जुड़े हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे घंटा बजते ही शिक्षक कक्षा में आ गए। ठीक, देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य में वाक्यों का एक समूह है जिसमें सरल या मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं और एक लंबे वाक्य का रूप होता है। जैसे शिक्षक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द को परिभाषित कीजिए। पूछा है शब्द क्या होता है, तो दो अक्षरों या दो से अधिक अक्षरों के संयोजन से शब्द का निर्माण होता है। और शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होते हैं। ठीक है, हिंदी में शब्द को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन, शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के दो भेद है, पहला है आपका ध्वन्यात्मक और दूसरा है आपका वर्णनात्मक। ध्वन्यात्मक क्या है, ध्वन्यात्मक शब्द वे होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं और न ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। ठीक है, अगला आपका वर्णात्मक शब्द क्या होता है, वर्णात्मक शब्द वे होते हैं जो पृथक अक्षरों से बनकर अलग अलग रूप में सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णनात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। ठीक, समास कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि समास के 6 प्रकार होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं और किस समास का क्या डिफिनेशन है वो समझ लीजिएगा। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद उसी विशेषण की विशेष विशेष होता है। ठीक, जैसे मृगनयनी, सर्वगुण संपन्न, गुणवान, सूर्यमुखी इत्यादि। दूसरा है आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास में प्रथम शब्द प्रधान प्रधान होता है एवं द्वितीय शब्द क्रिया विशेषण होता है। जैसे प्रतिदिन भर पेट। आपका बहुब्री समास देखिएगा, बहुब्री समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, यह अपने पद से पृथक संज्ञा का विशेषण होता है, यानी यह जो है तीसरे का अर्थ बताता है। ठीक है, जैसे दुर्बल, पूर्व पश्चिम, शब्द समूह, आर्य समाज इत्यादि। अगला देखिएगा आप, तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम शब्द गौड़ है तथा दूसरा शब्द प्रधान होता है। इसमें प्रधान शब्द प्रायः संज्ञा अथवा विशेषण होता है। जैसे आर्यपुत्र, स्वाधीन, प्रत्यर्पण। ठीक, अगला देखिएगा द्विगु समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक एवं उत्तर पद मुख्य पद होता है। जैसे पंचमुखी, खटकोण, चतुर्भुज, अष्ट धातु इत्यादि। ठीक, ये क्विक रिवीजन है, यहाँ मैं आपको समझाऊंगी नहीं, समझाने पे टाइम बहुत वेस्ट होगा। जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए ये क्विक रिवीजन क्लास है। ठीक है, जहाँ चीजें समझाने के लिए होगा वहां समझा दिया जाएगा। द्वंद्व समास देख लीजिएगा, द्वंद्व समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों एक समान महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे माता पिता, जीवन स्तर इत्यादि। ठीक,
अब देखिएगा वर्तमान काल के प्रमुख भेद। तो वर्तमान काल के भेद कितने हैं वो देखते हैं। पहला है आपका सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है, आमतौर पर जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान कहा जाता है। जैसे इस इसमें क्रिया के अंत में ता है ती है आता है। जैसे लड़का बाजार जाता है, ठीक। दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं। जैसे लड़के स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है। संदिग्ध में क्या होता है, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। जैसे शायद यह फल तोड़ता हो, ठीक। अगला देखिएगा पूर्ण वर्तमान। जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान कहा जाता है। जैसे उसने पढ़ा है, ठीक। अगला है पूर्ण सातत्य वर्तमान। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में निरंतर चल रही है तो उसमें क्या होता है आपका पूर्ण सातत्य वर्तमान कहलाता है। जैसे मैं यह काम पहले से ही करता रहा हूँ, ठीक। अगला देखिएगा क्वेश्चन, वाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अभी ऊपर मैंने बताया आपको, वाचन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतकाल के प्रमुख भेद बताइए। तो भूतकाल समझिएगा, अतीत में की गई क्रियाएं भूतकाल बन जाती हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह गई और मीता सो गई, चिड़िया उड़ गई। तो भूतकाल के भेद देखते हैं। पहला है आपका सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो अर्थात साधारण रूप से बीते समय का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गई, ठीक। दूसरा देखिएगा अपूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाल में शुरू हो चुकी है और अभी पूरी नहीं हुई है और बराबर चल रही है तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे एकता पढ़ रही है। अगला देखिएगा, एकता पढ़ रही थी, ठीक है। पूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से किसी कार्य के भूतकाल में ही पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे रौनक पुरस्कार पा चुकी थी, ठीक। अगला देखिएगा, आसन या तत्कालिक भूतकाल। जब क्रिया शीघ्र ही पूर्ण हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे प्रीति अभी गई थी, सोनिया गई थी, ठीक। अगला देखिएगा, संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या है, क्रिया की जिस रूप से संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह प्रयागराज चली गई होगी, ठीक। अगला और लास्ट है आपका भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। जिस क्रिया से यह मालूम हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे वह परिश्रम से पढ़ती तो थी, फेल अगर सॉरी वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती, ठीक। अगला देखते हैं, वाक्य रचना की विशेषताएं क्या होती हैं। क्वेश्चन है वाक्य रचना की विशेषताएं। तो प्राथमिक कक्षाओं में वाक्य रचना का विशेष महत्व है। छात्र जब तक शुद्ध वाक्य बनाना नहीं जानते तब तक बड़े निबंध लिखे लिख सकेंगे, ठीक है। जैसे सवाल देखिएगा, छात्र जब तक शुद्ध वाक्य बनाना नहीं जानेंगे तब तक वह बड़े निबंध नहीं लिख सकेंगे। हिंदी वाक्य रचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, जो कि है शब्दों का क्रम, स्पष्टता, आकांक्षा, वाक्य की सामर्थ्य, मधुरता, वाक्य ठीक से रचे जाए, अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर हो, ठीक। उपसर्ग और प्रत्यय अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और फिर है आपका लिखित लिखित अभिव्यक्ति भी समझाया है। द्विगु समास क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं। कर्म, ये देखते हैं क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ये भी किया गया है लघु अति लघु में। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया के लिए किसी न किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी क्रियाओं का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। जैसे श्वेता किताब पढ़ती है ना। तो इसमें आपका किस पे पड़ रहा है, श्वेता पर जो है कर्तव्य, यानी श्वेता किताब पढ़ती है, ठीक है। इस पे ये आपका क्या है, किताब कर्म है और पढ़ना क्या है आपका सकर्मक क्रिया है। देखते हैं फिर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक होता है आपका
एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। तो एक कर्मक में क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे मोहिनी गाना गा रही है, तो इसमें सिर्फ गाना एक ही कर्म है। दूसरा है आपका द्विकर्मक क्रिया, तो जिस क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोनू गाय से दूध दूहता है, तो इसमें दूहता क्या है, क्रिया का कर्म गाय और दूध दोनों पे पड़ रहा है, मतलब दूह रहा है तो दूध भी और गाय दो दो आपके कर्म है। दूसरा आपके आ गया अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे गोपाल हंसता है, पूनम रोती है। यहाँ हंसना और रोना क्या है आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का होल सीरीज, जो मैंने आपको पूरा क्विक रिवीजन कराया है। जहाँ पे समझाने वाली चीज थी वहां समझाया, जहाँ आपको एक बार पढ़ाया जा चुका है उसको क्विक रिवीजन कराया गया है। तो अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के रिवीजन करिए ताकि अच्छे मार्क्स आ पाए बिना बैक के। तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और स्टडी बनाए रखिए, नो लापरवाही करिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।